the live television studio of Geo Television. Geo Television, of course, has been in the eye of a storm, putting out a public apology just yesterday, apologizing to the army and the ISI. Ayesha, one of their better known anchors, now joining us on this broadcast. Assalamu alaikum Ayesha, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात कैसी हुई। ये मीटिंग हमने MEA से, भारत में तो सुना है कि उन्होंने टेरर का इशू उठाया, हफीज सईद का, दाऊद इब्राहिम का। आपके सोर्सेज जो पाकिस्तान में, वो क्या बता रहे हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस मुलाकात के दौरान? हमारे तक भी जो खबरें राहुल पहुंच रही हैं वो कुछ इसी तरह की हैं कि दहशतगर्दी और 26 नवंबर के बाद की सूरत हाल पर बातचीत की जा रही है, लेकिन उम्मीद अफजा सूरत हाल देखा जा रहा है इस मुलाकात को कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए एक नए दौर का आगाज हुआ है। मैं एक बार फिर अपने पैनल से भी आपको मुतारिफ करा दूं। दिफाई तज्जियाकार कामरान शफी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इसके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच हैं और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं उस्मा बुखारी यहाँ पर मौजूद है। कामरान साहब, अभी जिस तरह राहुल ने वहां जिक्र किया कि कौन से मामलात उनके पास सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से आपके ख्याल में क्या मामलात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सामने रखे होंगे? देखिए, ये तो अनफेयर सा सवाल है, मुझे नहीं मालूम शॉर्ट आंसर। जो हमारी प्रॉब्लम है हम सारों को पता है, बट मैं प्री सपोज नहीं कर सकता कि उन्होंने क्या रखा होगा आगे। जवाब कैसे आए होंगे ये भी मुझे नहीं मालूम। राहुल, हमारे यहाँ अभी तक कुछ भी चीजें सामने नहीं आ रही, ना ही पता चल रहा है कि वहाँ सूरत हाल क्या रही है। ये वहाँ बैठे आप लोग हमें ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि उस मुलाकात में एजेंडा क्या था, क्योंकि हम तो खुद अपने यही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि वहाँ पर एजेंडा क्या था इस मुलाकात का, और क्या इस मुलाकात के बाद तफसीली तौर पर चीजें सामने आई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि 26/11, हफीज सईद, दाऊद इब्राहिम, आतंकवाद, दहशतगर्दी के मुद्दों पर चर्चा हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ आयशा, जो आपके गेस्ट हैं वो हमारे नए वजीर आज़म को किस तरीके से परसीव करते हैं? भारत में नरेंद्र मोदी को बहुत ज़बरदस्त मैंडेट मिला है, सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा एक पार्टी पिछले 30 साल में नहीं पा पाई थी। पाकिस्तान में लोग नरेंद्र मोदी को, आपके एक्सपर्ट्स, आप खुद कैसे परसीव करती हैं? जी सुहेल साहब, नरेंद्र मोदी की शख्सियत पाकिस्तान के लिए कैसी है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहले तो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी शख्सियत के बारे में, गुजरात के जो वाक़यात थे उनके हवाले से, उनकी इलेक्शन में जो स्पीचेस थी उनके हवाले से, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद चूँकि एक हिस्ट्री है कि मोरारजी देसाई थे या वाजपेयी थे, तो वो अगरचे राइट विंग को के वोट से आए थे, लेकिन जब वो इक़्तिदार में के इलेक्शन में तकरीरें और होती हैं और अमली तौर पे कुछ और होता है। और वही हुआ कि उन्होंने खैर सगाली के तौर पे सार्क के सारे ममालिक को इनवाइट किया और पाकिस्तान ने भी उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। तो पाकिस्तान में तो ये तवक्को पाई जा रही है कि अभी ये जो खैर सगाली का दौरा है, इससे कोई कंपोजिट डायलॉग हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान। जो गंभीर मसाइल हैं, कश्मीर है, सियाचिन है और दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं, इनके ऊपर, पानी का मसला है, इनके ऊपर कोई सीरियस डायलॉग हो और उस डायलॉग के नतीजे में कुछ ऐसा एजेंडा तरतीब दिया जाए कि इम्प्लीमेंटेशन हो, सिर्फ मुआहदे ना हो, मसाइल भी हल हों। तो लोग तो इसको उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, मोदी साहब के आने को, मोदी जी के आने को और फिर नवाज शरीफ के जाने को, और तवक्को कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव चीज़, कोई नई चीज़ ज़रूर निकले। जहां हम पाकिस्तान से सुन रहे हैं, मौजूद है, वो भी सुन रहे होंगे कि उम्मीद अफजा देखा जा रहा है पूरी सूरत हाल को। बख्शी साहब से जानना चाहेंगे। जी आयशा, एक एक करके बोलते तो मैं हम बख्शी साहब के आपको लिए चलते, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बार बार हम पाकिस्तान से सुन रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर उम्मीद है कि कॉम्पोजिट डायलॉग का जो प्रोसेस है वो दोबारा शुरू हो। भारत की एक ही मांग है कि आप हफीज सईद के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, दाऊद इब्राहिम हमें दीजिए, और 26/11 का जो अटैक है उसको आप लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाइए। उसको बगैर किए हिंदुस्तान में लोगों का मानना है कि टेररिज्म पे आगे नहीं बढ़ सकते, बातचीत आगे नहीं हो सकती। इस सोच पर जो वहां पे आप राहुल, इस तरह तो मामला दोनों जानिब इस तरह के, कामरान साहब, अगर ये एक जगह खड़ा रह जाए और एक ही तरह की डिमांड्स या मुतालिबात रखे जाते रहे कि हम 26 नवंबर दहशतगर्दी, बलोचिस्तान तो हमारा भी मामला है, हम भी कहते हैं भारत वहां पे मुदाखलत करता है, तो क्या फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं, मामला आगे चल सकते हैं, जिस तरह से सवाल किया जा रहा है? पहले तो मैं ये कहूँ कि इनका नाम क्या है? राहुल जी ने वही किया दैट यू अक्यूज मुशर्रफ ऑफ डूइंग ड्यूरिंग आगरा, कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दिया, द होल थिंग ब्लू अप इन एवरीबॉडीज फेस।
तो आपके MEA ने आज यही किया है कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने फलां चीज़ें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कही हैं। सर ये पाकिस्तान ने कई मर्तबा किया है सेम। हैविंग सेड विच, हाँ ठीक है ना, तो फिर दिस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड इज गोइंग टू गेट अस नोवेयर। आई डोंट इवन नो व्हाई वी आर टॉकिंग। बात ये है कि जब एक इनविटेशन आई, नहीं ठहरिए, जब इलेक्शन हुआ और मोदी जी जीते तो सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया, फिर उन्होंने इनवाइट किया इनको और ये चले गए डिस्पाइट ऑपोजिशन, एज यू वेल नो फ्रॉम आवर हार्ड राइट। So let's not go into as we say in Urdu, तू मैं, तुमने ये किया, फलाने ने ये किया, तुम ये करो। Let them talk, let them meet, confidence building हो जाए। दो फर्द हैं, दो लोग हैं, these two people who have got off to a good start. So let's just keep it there, let's keep it soft. सर मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। हमारे जो बाकी मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, आयशा हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इन्फेंट्री के हुआ करते थे। हमारे साथ जयदेव रनाडे हैं, रॉ में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में बहुत सीनियर अधिकारी हुआ करते थे, और राजीव डोगरा हैं, भारत के बहुत सीनियर डिप्लोमेट। आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया और वो क्वेश्चन मैं राजीव डोगरा को डालता हूँ कि भारत ने आज शायद वही किया जो पाकिस्तान ने मुशर्रफ के वक्त पे किया। ये सोच पाकिस्तान में, मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन ये सोच है, ये सवाल उन्होंने उठाया कि ग्रैंड स्टैंडिंग का चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पर लग रहा है। आपके जो वर्तमान नुमाइंदे हैं MEA में, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस बात? देखिए, एक और चीज़ उन्होंने कही कामरान जी ने कि आपके प्रधानमंत्री नहीं आए हमारे यहाँ, तो इस चीज़ का जवाब देना बहुत ज़रूरी है कामरान जी के इंफॉर्मेशन के लिए भी, और आपके ऑडियंस पाकिस्तान में जो है उनके इंफॉर्मेशन के लिए भी। कोई भी इंडियन लीडर कभी ना नहीं कहेगा पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि हमारे सबसे करीबी रिश्तों में पाकिस्तान का नंबर काफ़ी अव्वल आता है। सो दिल से इंडियन लीडरशिप, इंडियन लोग पाकिस्तान जाना चाहेंगे। क्यों नहीं जा पाए मनमोहन सिंह जी, उसकी एक वजह थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था भाई अगर कोई सिग्निफिकेंट चीज़ हो जो दोनों देशों के बीच में इतनी इम्पोर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट हो, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने जाने से कभी इनकार नहीं किया, उन्होंने बल्कि इनकरेज किया दोनों तरफ की सरकारों को कि भाई कुछ ऐसा करके दिखाएं कि ज़रूरत हो मेरे जाने की और मैं जाके उसको हासिल कर सकूं। सो द पोजीशन रिमेन्स द सेम कि कुछ ऐसी प्रोग्रेस हो। जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आयशा ने जो सवाल पूछा, आयशा अगर मैं उसका जवाब दे सकूं, आपने कहा कि 2611 पुराना मसला है, आप भूल जाइए, आगे बढ़िए, बातचीत के सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। इस वक्त आपके मुल्क में हफीज सईद खुला घूमता है, वो आपके वजीर आजम को धमकी देता है, भारत में हमले करने की धमकी देता है। 200 लोगों की यहाँ पे मौत हुई, दिन दहाड़े उनकी मौत हुई। कैसे हिंदुस्तान भूल के बातचीत के दरवाजे एक बार फिर से खोल दे? बातचीत के लिए हम स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक वो दहशतगर्द पाकिस्तानी सरजमीन पर पनाह ले रहे हैं, कैसे 26/11 को भूला जा सकता है? हिंदुस्तान इतनी आसानी से आयशा भूल नहीं सवाल पहुंच गया, इस पे जवाब लेंगे, पर जिस तरह से सवाल किया जा रहा है ये शायद आगे बातचीत को ना जाने दे। सोहेल साहब, फिर वही मामलात, वही दोनों तरफ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो शायद ना मामलात आगे बढ़ाने देना चाहते हैं ना मुज़ाकरात। हम उनके साथ खड़े हो जाएं तो किस तरफ मामलात जाएंगे? जो राहुल का सवाल है। देखिए जी, राहुल जी का ये सवाल, पाकिस्तान के भी बहुत से सवालात हैं। मुक्ति बानी का सवाल है, 71 का सानिया है, समझौता एक्सप्रेस है। ये तो फिर एक लामुतनाही सिलसिला है कि जिसमें पाकिस्तानियों के भी बहुत से सवालात हैं। अगर आप उन सवालात की तरफ जाएंगे और आप ये कहेंगे, फिर तो वही हम जंग वाली सूरत हाल है। तो जंगें तो कई करके देख चुके हैं। अगर या तो उससे मसला हल हो, क्या कश्मीर में जो कत्लेआम हो रहा है उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? जो 71 में मुक्ति बानी ने जाके इंटरफेरेंस की, उसका क्या इंटरनेशनली जवाब है? बहुत सारे सवाल, लेकिन भूलना चाहिए, हो सकता है गलतियां हमसे भी हुई हों, वो भी अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और आगे बढ़ें। क्या जंगों से या तो मसले हल हो सकते तो हम मसलों को का हल मान लेते। 4 जंगें हुई, नहीं मसलों का हल हुआ। पाकिस्तान और भारत दोनों में गुर्बत फैली, पाकिस्तान और भारत दोनों में एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस नहीं हो सका। दुनिया में हम मजाक हैं, पाकिस्तान और भारत, जंगों के हवाले से, एक दूसरे की नफरत के हवाले से। अगर तो वही सिलसिला जारी रखना है तो वो तो सिलसिला चल रहा है। अब तो एक न्यू लीफ जो है उसको टर्न करने की ज़रूरत है।
और तवक्को यही की जाती है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास, भारत की मिडिल क्लास जो राइजिंग भारत चाहते हैं, पाकिस्तान भी अपनी राइज चाहता है। तो एक नई नफरतों को मिटा के एक नया सिलसिला शुरू करें। सवाल इधर भी बहुत है, उधर भी बहुत आयशा, है, तो फिर जनरल सवालात शंकर उठाते प्रसाद रहिए, हमारे साथ लड़ते रहिए, हैं, झगड़ते वो आपके रहिए। मेहमान को कुछ बताना चाहते हैं। जनरल शंकर प्रसाद जी सर। नहीं, बड़ी एक अजीब और गरीब बात हुई है कल, जबकि हेडलाइंस टुडे के कॉरेस्पॉन्डेंट ने अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति करज़ाई साहब से बात की और उस इंटरव्यू में ये कहा गया कि जो हेरात पर हमला हुआ है वो LET की तरफ से हुआ है, और ये उन्होंने बड़े क्लियर लफ्ज़ों में कहा है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान की तरफ दिखा रहा है। तो क्या हम ये समझें कि जिस समय इनविटेशन दिया गया नवाज शरीफ साहब को, उसी के रिस्पांस में हेरात में LET की तरफ से अटैक हुआ इंडियन काउंसलेट पे? ये बात अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कही है, इस पर आप लोगों की क्या टिप्पणी है? मैं जरा कह कामरान साहब, आप जवाब देना चाहेंगे जी, I'll answer this, Yes, please. The attack happened because this question has been asked before. Attack हुआ है जनाब 32 घंटे 32 hours after the invitation was received. Now you please tell me if it is traced back to the LET, that within 32 hours they had a team ready which went into Herat, which had all the explosives, this, that, the other, and they also carried out this horrible attack. It's a terrible attack. It should never have happened on the Indian consulate. I agree. But इतने टाइम में वो ऐसे मोबिलाइज हो सकते हैं? तो ये भी तो सोचिएगा प्लीज। अजीत, ये हम नहीं कह रहे, कितना टेरर है, ये हम नहीं कह रहे, करज़ाई साहब कह रहे हैं। स्टेट एक्टर्स हैं वहां, वो अफगानिस्तान इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो फिर वो भी तो आप सोचे ना। नहीं, ये हम लोग नहीं कह रहे, सोहेल साहब, आप ये करज़ाई साहब कह रहे हैं। देखिए अब नहीं, देखिए नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना। करज़ाई साहब वर्ड इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। Karzai Sahib is going. He is नहीं, nowhere. मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर तो तनाज़ात में उलझना है, हमारे बलूचिस्तान में जो आग लगी हुई है उसमें बहुत सारी अफगान इंटेलिजेंस का नाम आता है, बहुत सारा इंडिया का नाम आता है, बंदे पकड़े गए हैं। तो देखिए, अगर ये तो लाभ उतना ही हमने इल्ज़ामात डिस्कस करने हैं तो फिर आज इल्ज़ामात की महफिल लगा लेते हैं। आज तो मौका ऐसा है कि जिसमें मुलाकात हुई है, जिसमें खैर सगाली की बात है, आज तो पॉजिटिव नोट से बात करनी चाहिए। अगर हम एलिगेशंस पे जाएं, एक दूसरे के खिलाफ हमने फायरिंग करनी है, तो वो तो पहले काफ़ी अरसे से हो रही है। राहुल, मेरा आपके पैनलिस्ट से सवाल है कि आप लोगों ने गुफ्तगू का आगाज किया तो जंग की बातें शुरू की। मेरे पास पैनलिस्ट ने कहा कि जंग ने कुछ नहीं दिया दोनों ममालिक को। आप लोग जब जंग की बात कर रहे हैं तो आपके नए वजीर आजम जो आए हैं नरेंद्र मोदी, वो तो मुआशी तरक्की का नारा लगाकर वजीर आजम बने हैं, और आप लोग जंग की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो किस तरह का इख्तिलाफ है ये? आप अपने गलत वज़ीर समझ आज़म रही के हैं खिलाफ आयशा, रखते हैं, इसको वो जंग बहुत में गलत मुआशी समझ तरक्की रही हो, है। आप जंग की कोई बात नहीं कह रहा है, जंग की कोई बात नहीं कह रहा है, ना कोई जंग चाहता है, ना कोई जंग की मांग कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो आप ने जो वायदे किए हैं कि पाकिस्तानी सरजमी से आतंकवादियों को पनाह नहीं दी जाएगी, वहाँ पे टेरर कैंप्स नहीं चलने दिए जाएंगे, लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई होगी, और हफीज़ सईद ऐसा शख्स नहीं है जिसके खिलाफ सिर्फ हिंदुस्तान के इल्ज़ामात हैं, उसके खिलाफ UN के इल्ज़ाम हैं, उसके खिलाफ अमेरिका के इल्ज़ाम है। तो ये ग्लोबली डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं जो आपकी सरजमी पर खुले घूमते हैं, जिनको पाकिस्तानी सरकार, आपके जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो एड है वो जमातुल दवा को इंक्रीज की है। आपकी ये हकीकत, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं। आप कैसे चाहते हैं कि ये इल्ज़ाम, जंग की कोई बात नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं कि बातचीत कीजिए, लेकिन बातचीत से सवाल का जवाब देंगे। उज़मा कहिएगा मामलात वहीं खड़े हैं जहां से वो देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये मैं नहीं समझती कि ये पूरी इंडिया की आवाज है, बिकॉज हमने बहुत सारे और इंडियन पैनलिस्ट को सुना जो पॉजिटिव नोट नेगेटिविटी से की है। नेगेटिविटी का तो कोई एंड नहीं होता, और अगर ये समझते हैं कि ये नेगेटिविटी बना के और इस तरह से ये मसाइल का हल ढूंढ लेंगे तो शौक से पूरा कर लीजिए। लेकिन ये है कि ये अगर तो ऐसी नेगेटिविटी होगी, कोई मसाइल होंगे तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होंगे, ये इंडिया को भी भुगतना होगा। और मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि एक नई गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर, एक नई गवर्नमेंट आई है इंडिया के अंदर, लेट्स गो टुगेदर। और ये अगर आपने वो निकालनी है तो मैं भी कह सकती हूँ कि समझौता एक्सप्रेस के अंदर जो हुआ, आपके खुद एक इंडियन आर्मी जनरल ने जो उसके ऊपर हकायक सामने लाए, मुझे भी उस पर रिजर्वेशन है, मैं भी समझती हूँ कि उस पर हालात खराब हुए,
बट बात यह है कि हमें बैठकर बात करनी है, यही हल है। जो भी पॉजिटिव हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी अगर हुआ है तो वो हमेशा मुज़ाकरात के जरिए हुआ है, बाकी सब जंग के जरिए गलत हुआ है। और अभी जो इन्होंने इल्जाम लगाया है कि एड बढ़ाई है, ये बिल्कुल कैटेगोरिकली गलत है। मैं इनको चैलेंज करती हूँ इस इशू के ऊपर कि ये कहना कि आप मेरी, और मैं उस गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ जिस गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं इस तरह से बाहर बैठ के। हमने तो कहा हाफिज सईद के बारे में भी आपके पास इल्जाम लगाना बहुत आसान है, मैं भी आपके ऊपर इल्जाम लगा देती हूँ कि आप हमारे मुल्क में टेररिज्म बढ़ा रहे हैं। बात यह है कि आप सबूत लेके आइए ना। हाफिज सईद के बारे में कई फर्क है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लाइए सबूत लेके आइए, बहुत फर्क है। यहाँ पे सैटेलाइट सिग्नल्स, कोऑर्डिनेट्स, बहुत डिटेल्ड लॉग शीट सब सबमिट की गई हैं जो दिखाती हैं कि जब 26/11 का अटैक हो रहा था तब उसको मास्टरमाइंड पाकिस्तान में रहकर लोग कर रहे थे। ये सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स के जरिए एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मानती हैं, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मानती हैं। आप इसको इल्जामात मत कहिए मैम, हम हकीकत है, हम फैक्ट्स पेश कर रहे हैं। आपसे सबूत मांगते हैं, आप भाग जाते हैं। मैम भागा कोई नहीं है, बार बार फैक्ट्स दिए गए, स्पेसिफिक टेक्निकल कोऑर्डिनेट्स जिसमें नहीं, फैक्ट्स को सामने लेके आइए। यही फैक्ट्स आपको अमेरिका से मिले हैं, यही फैक्ट्स आपको CIA से मिले हैं। कहने पे हम मान लेंगे, सुहेल साहब भी यहाँ पर कुछ टेररिस्ट कहे हम मान ले, ऐसे तो नहीं होता है। सुहेल साहब देखें, अगर तो ये इल्ज़ामात की ही और लड़ाई की बातें ही करनी है तो दूसरी तरफ दूसरा मौक़िफ़ भी सुने, तहम्मुल से सुने कि पाकिस्तान के जिन लोगों के बारे में आप 26/11 की बात करते हैं उस वक्त वो सारे लोग जेल में हैं और ट्रायल हो रहा है, उनके ट्रायल हो रहा है। उनके बारे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी और हाफिज सईद साहब का उसके बारे में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। हाँ, उनकी तंजीम का उनसे तल्लुक़ हो सकता है लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुई। ये सारा ट्रायल हो रहा है पाकिस्तान में, वो बंदे जेल में हैं। अब ये भी आप फैक्ट जो हैं लोगों के सामने रखें। अगर पाकिस्तान की स्टेट इसमें इन्वॉल्व होती तो फिर ट्रायल क्यों होता? हर मुल्क के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, इंडिया के अंदर भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वहाँ भी बहुत सी तहरीकें आज़ादी की चल रही हैं, वहाँ भी बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कई मुल्कों के अंदर कई स्टेट्स के अंदर जो है वो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो ये सारा कुछ स्टेट्स के अंदर होता है। आप पूरी स्टेट को एक लफ्ज़ कहकर आप उसके साथ लड़ाई करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, तो वो तो हो रहा है। आज तो मैं चाहता हूं और हम सब चाहते हैं कि आप नई बात करते, ये आप फिर वो पुराने किस्से ले बैठे तो उससे तो आगे नहीं चला जाएगा। नहीं, पर जब पुराने किस्सों से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है, क्या बात करते हैं, आपकी जानिब थ्रो करेंगे। आयशा, जब पुराने किस्सों की बात की जाती है तो हर बार जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, जब हमारे वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए, वाघा बॉर्डर पे आए, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को गले लगाया, उसके फ़ौरन बाद करगिल हुआ, मनमोहन सिंह ने कोशिश की, उसके बाद 26/11 हुआ। ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना। गो अक्रॉस टू मिस्टर अनाडे, रॉ के अफसर हैं पाकिस्तान में। मैं साफ तौर पे देख सकता हूँ कि लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे पैनलिस्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। पाकिस्तान एक नई कोशिश कर रहा है, नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिविटी सब में घुसी हुई है। ये सेंस लाजमी तौर पे आयशा जो कह रही है, उनके पैनलिस्ट जो कह रहे हैं उससे निकल के आ रही। लेकिन इतनी नेगेटिविटी क्यों है, इतना लैक ऑफ ट्रस्ट क्यों है? आप क्या उसके बारे में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बताना चाहेंगे? लैक ऑफ ट्रस्ट तो ज़रूर है, पर ये सेंस ऑफ हर्ट भी तो है कि यहाँ पे बार बार कुछ न कुछ हुए जा रहा है। 26/11 में तो बहुत सबूत आई थी सामने। There was a lot of evidence, there were transcripts, there was technical data, not only by Indian agencies, but by foreign agencies also, which confirmed it. And not one agency, there were a number of agencies which confirmed it. But, there's a refusal to accept that fact. Kargil, again, it's something that stares us in the face. There were telephonic conversations that were intercepted and put out in the public domain. Even then there is a denial. So it's not that. India has been repeatedly going ahead, even despite all these, and saying let's move ahead, let's have some dialogue. We can as well just fold our hands and say, well, we are not interested. And we will continue to move forward without really engaging Pakistan. But that's not been our effort. We have still been trying to reach out and move ahead together. Aisha. Can I come in here, please? जी सर, प्लीज। जी कामरान साहब यहाँ पे जवाब देना चाहेंगे। राहुल जी, कामरान जी, इट इज़ नॉट रियली एन आंसर। मैं सिर्फ आपके पैनलिस्ट को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब अटल जी आए थे तो तब वज़ीर आज़म कौन था? उसका नाम नवाज शरीफ था। जो कारगिल में हुआ सो हुआ। वो नवाज शरीफ ने कल भी कहा है कि मैं कारगिल को भुलाने यहाँ आया हूँ।
और जो उस वक्त हमने जो थ्रेड्स थे टूटे हुए उन थ्रेड्स को जोड़ने आया हूं। तो व्हाई डोंट वी लुक एट इट पॉजिटिवली। जहां बात रही आपकी मुंबई की, तो वो तो आप कह रहे हो कि एडमिट नहीं किया। हमारे आपने सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मेजर जनरल महमूद दुरानी, ही मेड द स्टेटमेंट दैट असलम अजमल कसाब वाज फ्रॉम सो एंड सो विलेज इन उकाड़ा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वी कंप्लीटली क्लोज आवर आईज? We did that was not. actually Major General Durrani, look at the statement even today. it was actually denied by It is on Pakistan Google. consistently. Geo TV It is was the one printed who in first Dawn. came out with it about Kasab being a Pakistani national. नहीं, पर ये कह रहे हैं कि जियो टीवी Yeah, के but- ही but- जो जर्नलिस्ट हैं वो but होके आए उस very गांव next में, day, the very next जिसके day, बाद Jiyo पाकिस्तानी TV ने मीडिया Let me correct you with the पाकिस्तानी स्टेट third ने उसको one. डिनाई किया। Yes, मैं बात करूं। No, hold on, No, no, किसने hold on. deny? Deny किसने किया deny? यही हमने तो मैं किसी कह को रहा हूँ। सपोर्ट नहीं किया कभी। Nobody supported it. Nobody supported अजमल कसाब। ये राहुल जी, पाकिस्तान की जानिब से कभी किसी दहशतगर्दी का ना तो सपोर्ट किया गया ना उसकी बात की गई। कल वजीर आजम जाते हुए भी यही कह के गए कि अमन का पैगाम लेकर जा रहा हूं। वहां पहुंचकर आपको यही कहा कि दोस्ती का पैगाम लेकर आए। पाकिस्तान की जानिब से अमन दोस्ती का ही पैगाम है, क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर। जी, And one more thing. Nawaz Sharif, in his election campaign, ran on one of the planks was friendship with India. And look at your Do you know that? And look at Your the Prime planks on Minister's, yes, look at the election planks on campaign. which Mr. Modi ran. Yes. But look And at our please Prime Minister compare is the- just But invited even then you. हम कह रहे हैं कि आयशा, what we, ये just- आयशा, इस वक्त हमें ये राहुल जी, करना आपका चाहिए और आपके पैनल का कि शुक्रिया। जी, आयशा, जी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग शुरू हो गई। दिस वाज ऑल ऑफ फन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सैयद अकबरुद्दीन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज ब्रीफिंग जर्नलिस्ट। लेट्स लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़।